अच्छा बिल्कुल देखा देखा सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जितना देखोगे यूज करोगे उतना मेरे लिए बेनिफिट होगा। एक सजेशन बॉक्स भी आप लोगों के लिए इंसर्ट किया है, आप लोग सजेशन दीजिए जो भी आपको फील होता है। उसका DRC07 इशू है विशाल जी? मैनुअल भी इशू हुआ है, मैनुअल इशू हुआ है, उस टाइम ऑनलाइन नहीं था तो मैनुअल इशू हुआ है। शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए PMT09 के माध्यम से। फ्यूचर में कभी कोई डिमांड आती है तो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। वो वहीं पे पड़ा रहेगा एज यूज भी, आपको यूज करने करो, नहीं तो वो गवर्नमेंट के भी यूज करनी है जब तक वो ऑफसेट नहीं होगा। जब तक आप DRC03 फाइल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा, कोई अगर नोटिस ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जो टाइम बारिंग है वो 6 मंथ में, अगर गुड्स डिटेन करता है तो 6 मंथ प्लस एक्सटेंशन 6 मंथ, मतलब नॉर्मली वो टाइम बारिंग भी हो चुका है DRC07 इशू करने का, ठीक है ना। तो अब कोई मतलब नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग यूज कर रहे हैं। तो क्ले क्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ था? क्ले क्राफ्ट में प्रॉब्लम क्या हुआ था? प्रॉब्लम क्या हुआ था सर? डायरेक्टर रेमुनेशन। मैं डायरेक्टर हूं, आपकी कंपनी है, सपोज करो मैं डायरेक्टर हूं, आपके यहाँ पे मैं नॉर्मल नॉर्मल जैसे डायरेक्टर होते हैं वैसे आता हूं, आप मुझे तनख्वाह देते हो। क्या इस तनख्वाह पे क्ले क्राफ्ट का केस क्या था, क्वेश्चन क्या था? क्ले क्राफ्ट ने पूछा ये डायरेक्टर को जो मैं पे करता हूं, क्या इस पेमेंट के ऊपर, क्या इस पेमेंट के ऊपर मुझे जीएसटी चुकाना होगा, आपको जीएसटी चुकाना होगा अंडर आरसीएम? उसका क्या रिप्लाई था क्ले क्राफ्ट के केस में? अगर आप लोगों ने पढ़ा तो बताना मुझे। क्ले क्राफ्ट के केस में डिपार्टमेंट का क्या रिप्लाई था? क्या आरसीएम एप्लीकेबल है डायरेक्टर रेमुनेशन के ऊपर? अब मुझे क्या लगता है सर, एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपसे, एक अलग बात पूछ रहा हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूँ कि एडवांस रूलिंग के लिए अगर एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, अगर मान लो प्ले क्राफ्ट की जगह अगर मैं होता, मान लो प्ले क्राफ्ट में अगर मैं होता ना, तो मैं मालूम एडवांस रूलिंग में क्या सजेस्ट करता, या अगर आप लोग होते तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहिए कि कंपनी को एडवांस रूलिंग नहीं फाइल करना चाहिए, ये एडवांस रूलिंग किसी भी डायरेक्टर के नाम से फाइल करना चाहिए, और वो ये क्वेश्चन पूछे क्या टैक्स मुझे चुकाना है डायरेक्टर रेमुनेशन के ऊपर? क्ले क्राफ्ट के केस में डिपार्टमेंट ने all are agree that the point which has been taken by the department by given by the judgment given by the advance ruling, so the point was कि सर यस कंपनी को चुकाना है, बट एक बेसिक प्रिंसिपल वो लोग भूल गए, एक बेसिक प्रिंसिपल भूल गए सर, रिवर्स चार्ज भी तब एप्लीकेबल होगा जब अंडरलाइंग आइटम टैक्सेबल हो, रिवर्स चार्ज भी तब एप्लीकेबल होगा जब अंडरलाइंग आइटम सप्लाई हो। अगर अंडरलाइंग आइटम सप्लाई नहीं है तो क्या चीज का रिवर्स चार्ज, क्या चीज का रिवर्स चार्ज? इसी पॉइंट को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल्ड में एनालाइज किया है इस पर्टिकुलर एडवांस रूलिंग में। क्वेश्चन अलग था, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, अपने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना दिमाग में, इतने कॉमन क्वेश्चन उसने पूछे हैं, तो हमारे काफी हद तक डाउट क्लियर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एडवांस रूलिंग में। अनिल कुमार अग्रवाल, पहला पॉइंट है कि सर क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन, पहला पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, या एडवांस रूलिंग के एप्लीकेशन के लिए आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है? करेक्ट, एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है अगर सप्लायर, अगर पर्सन अनरजिस्टर्ड है तब भी। यहाँ पे भी अनिल कुमार अग्रवाल अनरजिस्टर्ड थे, उन्होंने एक टेम्पररी आईडी क्रिएट किया, रजिस्ट्रेशन हैविंग द यूजर आईडी, उन्होंने जो भी एक एप्लीकेशन फाइल किया अनरजिस्टर्ड पर्सन के रूप में, आर एप्लीकेशन सबमिट होगी। क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन क्या थे कि सर मैं पार्टनर्स हूं और पार्टनर्स के रूप में सैलरी ले रहा हूं, क्या ये टैक्सेबल है? दूसरा, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, क्या ये टैक्सेबल है? क्वेश्चन नहीं था, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैं सैलरी ले रहा हूं, मैं पार्टनर्स रेमुनेशन ले रहा हूं, मैं कई सोर्स से इंटरेस्ट की इनकम करा रहा हूं, एफडी,
लोन, एडवांसेज, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट इनकम अक्रू कर रहा हूं, अर्न कर रहा हूं, डिबेंचर्स, एनएससी, पीएफ, बहुत सारे तरीके उसने बता दिए। डिविडेंड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या डिविडेंड भी सप्लाई है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आंसर्ड क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, रेजिडेंशियल रेंट पे दिया, उसके बाद में कैपिटल गेन अराइज हुआ, इन सब के बारे में इस एडवांस रूलिंग में डिस्कशन किया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था, ये मेरी इनकम है, ये मेरी कैटेगरीज ऑफ इनकम है, मुझे अपनी जो टर्नओवर कैलकुलेट करनी है फॉर द चेकिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, क्या शामिल करना है और क्या शामिल नहीं करना है, क्या शामिल करना है और क्या शामिल नहीं करना है, ठीक है, ये उसका क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन पूछा, बट मेरे हिसाब से ये सभी को क्लियर है, तो आप मुझे इसका अभी इमीडिएटली आंसर भी दे दीजिए। बोलता है जो नेचर ऑफ इनकम और रेवेन्यू है, अगर वो पर्टिकुलर एग्जेम्प्टेड है, क्या उसको भी ऐड करना है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए? ये क्वेश्चन इसने पूछा था, बट आई फुल्ली एग्री, आई फुल्ली अवेयर दैट यू ऑल नो द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। क्या एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है? क्या एग्जेम्प्टेड सप्लाई को भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है? फुल्ली अप्रिशिएटेड, आंसर इज यस, करना है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन, इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई, इंक्लूड एग्जेम्प्टेड सप्लाई और इंटरेस्टेड सप्लाई अगेंस्ट द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सप्लाई के रिगार्ड में वही वापस वही बात की, वो नॉर्मल 3 बातें होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन शुड बी सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज, शुड बी फॉर कंसीडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस। मुझे कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से, मैं अच्छे से जानता हूं। पहला क्वेश्चन, सारी इंटरेस्ट इनकम के रिगार्ड में एक सिंपल आंसर दिया, सारी इंटरेस्ट इनकम सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, सी से लेके ओ तक डिपार्टमेंट ने एक ही आंसर दिया। क्या दिया? एप्लीकेंट इज इन रिसीट ऑफ द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज as mentioned at para 2 under these. All these interest income are out of the deposit or the loan extended by the applicant. या तो मैंने लोन दिया या मैंने कोई डिपॉजिट करवाई, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। सर्विस by way of extending the deposit, loan, advances insofar the consideration is represented by way of the interest or discount other than credit card. इसका एसएससी कोड 9971 है, सीरियल नंबर 27, क्लॉज ए में कवर है। और कौन सा क्लॉज है ये? एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का, जिसने बोला सारी की सारी सप्लाई एग्जेम्प्टेड है। मुझे फटाफट बता दो, क्या इसको ऐड करना है या नहीं करना एग्रीगेट टर्नओवर में? बिकॉज एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। और सर आपने अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय एग्रीगेट टर्नओवर? आंसर इज यस। क्या टैक्स देना है? आंसर इज नो। एग्रीगेट टर्नओवर के काउंटिंग के लिए तो आपको एग्जेम्प्टेड इंक्लूड करना पड़ेगा, करेक्ट। टैक्स देने के लिए सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर टैक्स देना है। सेकंड क्वेश्चन, वेरी 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 वेल आंसर। पार्टनर्स की सैलरी मिली पार्टनरशिप फर्म से, क्या ये मेरी टैक्सेबल सप्लाई है? क्या मुझे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है? अभी आते हैं राजेश जी, लास्ट वही है। एक मिनट चेक करते हैं सर, एक मिनट चेक करते हैं राजेश जी, एक बार उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे तब चेक कर लेंगे। इफ द एप्लीकेंट इज द वर्किंग पार्टनर एंड गेटिंग द सैलरी, तो उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में सैलरी माना जाएगा, शेड्यूल 3 पैरा 1 में कवर हो जाएगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन कि सप्लाई है। एग्जेम्प्टेड की तो बात ही नहीं है, ये बात कहता है सप्लाई नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या शेड्यूल 3 का जो ट्रांजैक्शन है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन को थ्रेशोल्ड लिमिट जो चेक करने के लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं उसमें ऐड करना है? फाइव बी क्या है सर? मैं समझा नहीं, 5B क्या है? 5B समझा नहीं मैं राजेश जी, क्या कहना चाहते हैं? करेक्ट, नहीं करना है सर, वो तो रिवर्सल रूल 42 के लिए, मैं तो अभी एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा हूं। सेकंड केस है, अगर मान लो वो वर्किंग पार्टनर नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर है, और अगर उसको कुछ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट
रेमुनरेशन के नाम से दिया जाता है, मान लो उन दैट केस वो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये बहुत अच्छी बात लिखी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ द मनी, एंड एप्लीकेशन ऑफ द मनी इज नॉट ए सप्लाई, एप्लीकेशन ऑफ द मनी इज नॉट ए सप्लाई। देयरफॉर कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे ए हो चाहे बी हो, एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट था जिसका आंसर का हमें इंतजार था। सैलरी जो डायरेक्टर को रिसीव हुई उसका क्या, दो पार्ट में डिवाइड किया। डायरेक्टर क्या एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव? उन्होंने बोला अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वो नॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन माना जाएगा। इसके रिगार्ड में जो भी उसको पैसा मिलता है ये सैलरी शेड्यूल 3 पैरा 1 में कवर्ड होगा, इसलिए ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, ठीक है, उस केस में अगर उसको कुछ भी पैसा दिया जाता है वो मान लिया जाएगा कि टुवर्ड रेंडरिंग द सर्विसेज, रेंडरिंग द सर्विसेज बाय नॉमिनी डायरेक्टर टू द कंपनी, टैक्सेबल सप्लाई है, आरसी में कवर हो जाएगा, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। रेंटल इनकम ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, आंसर इज यस, इट इज ए टैक्सेबल, इंक्लूड करना एग्रीगेट टर्नओवर में। रेंटल इनकम ऑन द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है या नहीं करना? काइंडली आंसर। रेंटल इनकम ऑन द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करना है या नहीं करना? बोलते हैं transaction of rental or the lease of the residential property amount to the supply. Applicant receive the periodical income toward the impugned supply of the services and the same is in the course or furtherance of the business, and hence the such transaction amount to the supply in terms of 71A. However, 997-11 are exempted from the GST. एक serial number 12 है, service by way of the renting of the residential dwelling for the use as a residence. ठीक है, exempt supply है, therefore the impugned supply of service of residential property become an exempt supply. Aggregate turnover include the value of the exempted supply also. Aggregate turnover will include the exempted supply also, therefore it has to be included. Dividend, capital gain, sale, capital gain or loss on sale of shares. In the instant case, the dividend, capital gain are relevant to the share and the income earned in this relation is nothing but again वही same word use किया है, application of the money. Therefore, this income earned out of the share which are excluded from the definition of the goods or services also get excluded from the definition of the goods or services. So dividend, capital gain is not at all, we cannot say it is an exempt supply. Sir, supply नहीं है, supply नहीं है. Therefore, they are not relevant for the aggregate turnover and hence are not required to be added in the aggregate turnover for the registration. And राजेश जी, आई होप यू रिसीव द आंसर। बिकॉज ये सप्लाई नहीं है तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई है, क्या मुझे रूल 42 की कैलकुलेशन के लिए लेना है या नहीं लेना। सो क्या मुझे इसको रूल 42 की कैलकुलेशन के लिए लेना है? क्या मुझे इसको रूल 42 की कैलकुलेशन के लिए लेना है? आंसर इज नो। Maturity proceed of the LIC policies. The applicant is also receipt of the income out of the maturity of LIC. The impugned income would be received on maturity on closure of the insurance contract. The insurance premium is taxable under GST, being the consideration for the service provided by the insurance company. Therefore, on completion of such policy would not be any service involved between the policy holder and the insurance company. Therefore, the amount received on the maturity are not relevant to the aggregate turnover. Thank you very much.